मुमताज दरवेश, बहुत सारी चीजें एजेंडा के ऊपर है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से कि जो आप सब हजरात देख भी रहे हैं मीडिया के ऊपर कि जो हज के मौके पर और मिना के मुकाम पे जो सानिया पेश आया, जिसके अंदर 700 से जायद जो कहा जा रहा है हज्जाज कराम जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे। और सवाल ये है कि जी क्या वजूहत बनी, इतनी बड़ी शहादत हुई, और कहा जा रहा है कि मजीद शहादतें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं। उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, अभी भी जो है 700 या 800 के करीब जो है कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन 300 से ज़ायद लोग कहा जा रहा है मिसिंग है। तो उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि एक तो बहुत बड़ा सानिया है, बहुत अफसोसनाक खबर है ये, और कि क्या वजूहत बनी, और लोग जो है इतनी सारी जो लोग हैं उस मुकाम पे पूछेंगे कि जी मिना का जो मुकाम है उस पर क्या सिलसिला होता है, क्या वजह है कि वहाँ पर हमेशा इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। तो उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है पाकिस्तान, वो पहले लंदन गए, इंग्लैंड गए, यूके में उनकी गुफ्तगू हुई, वहाँ पर जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर से मिले और कहा जा रहा है बड़ी कुछ अहम गुफ्तगू थी, कुछ एमपीएम के हवाले से भी उनकी गुफ्तगू हुई वज़ीर आज़म बरतानिया के साथ। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जी क्या क्या इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ का जो गैर मुल्की दौरा है, इसके बाद क्या एमके के खिलाफ मजीद जो हाथ तंग किए जाएंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अब मियाँ नवाज शरीफ यूएन के अंदर आए हैं और कहा जा रहा है कि यूएन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ जो सब मौजूद हैं कि क्या उनकी तकरीर हुई, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि बान की मून सामने कहा कि जी मोदी साहब भी चुके यहाँ पर यूएन में आए हुए हैं। तो इन दोनों का आपस में बैठ के अपने जो मसाइल हैं उसके बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब वज़ीर आज़म भारत जो हैं वो सिलिकॉन वैली जो हाईटेक का एक हब है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, वहाँ पर दौरा करने आ रहे हैं, और वहाँ पर वो जितनी भी हाईटेक कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर बड़ी बड़ी सारी जो कंपनीज हैं उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और NA-122 अलीम खान साहब और अयाज सादिक साहब, अलीम खान साहब ने ताल्लुक PTI से, अयाज सादिक जो कि नून लीग के स्पीकर थे, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे उसके जो क्या उसके नताइज निकल के आएंगे, और अगर उसमें अलीम खान साहब जीत जाते हैं तो वो मसला जो है ये कहाँ तक जाएगा। उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली हसन समंदौर साहब, मिसबा आजम साहब। समंदौर साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ, ये जो 700 से जायद लोगों की शहादत हुई है हज के मकाम के ऊपर, मीना का जो मकाम है कहा जा रहा है कि वहाँ पर शहादत हुई है, तो क्या कुछ खबरें आ रही हैं कि जी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर कोई वजह थी, कोई VIP प्रोटोकॉल था, अगर वो नहीं था तो मक्के की जो बहुत सारी जो सड़कें थी वो बंद कर दी गई थी, क्या किस तरह देखते हैं आप? ये सबसे पहले बात तो ये समझने की है कि लोगों का इतना बड़ा मजमा, मतलब ये कि ऐसे मजहबी जगहों पे होता है, कुंभ मेले में होता है, एक यहाँ पर जो है होता है जो है हज के मौके पे, वाकई बहुत बड़ा मजमा है इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जो है काफ़ी सोच समझ के बहुत सारे काम ऐसे किए गए हैं जिसकी वजह से उस मजमे को संभालने में कुछ न कुछ आसानी जो है वो रखी गई है। और उसमें लोगों ने जिस तरह मशवरा दिया कि भाई जैसे हर जगह के ऊपर उन्होंने कोशिश की है कि एक तरफ ही लोग जो है वो जा रहे हों, ऐसा ना हो कि जिस तरफ लोग जा रहे हैं दूसरी तरफ लोग वापस वो हाँ उस तरीके से जो है वापस आ रहे हों। यहाँ पर जो है सूरत हाल कुछ इसी तरह की जो है वो बनी। किस वजह से बनी इसके बारे में जो है मुतज़ाद जो है राय हैं, लेकिन वो वाली बात आपने जो कही कि कुछ ख़ास लोग थे, यानी एक शहज़ादा सऊदी ऐसा था जो कि हज कर रहा था और उसको जो है जगह देनी थी जाके कि वो जाके जो है वो शैतान को कंकर मारे, तो उसकी वजह से जो है वो रास्ते बंद किए गए। जब वो फारिग हो गए तो फिर खोला गया और उसकी वजह बाद जो है वो भगदड़ ऐसी मची। कुछ इस तरह की जो है ख़बरें आ रही हैं और ये बार बार जो है हमें सुनने में आता है कि नहीं साहब सऊदियों ने जो है इतना पैसा खर्च किया है और वो जो है इसमें हाजियों का भी कसूर है। ये ठीक है, इसके अंदर हाजियों का भी कसूर है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर इसके अंदर सबसे बड़े कसूरवार जो है वो यकीनन सऊदी अरब के जो है वो काम है। उसकी वजह यह है कि आखिर में वो हैं इस वक्त जो है कहना चाहिए कि हरमैन के वो निगहबान हैं, वो उनके हाथ में है ना ये। और ये भी अफसोसनाक बात है कि आलम इस्लाम की सबसे मुक़द्दस जगह वो ऐसी जो है आमरीत के हाथ के अंदर जो है वो मौजूद है ये, और जिसके अंदर आमरीत से कम मतलब एक खानदान के हाथ में, हाँ मतलब एक बादशाह के हाथ में मौजूद है। और जो है वो एक आम मुसलमान का चाहे उसकी कितनी भी अकीदत हो, कितना भी उसका जो है वो एक रूहानी रिश्ता हो उस जगह से, उसके इंतज़ाम में उसका कोई अमल दखल नहीं है। तो जो है ख्वाहिश है बहुत से लोगों की कि काश ऐसा ना हो। जो इस्लाम का ये मुक़द्दस मुकाम है इसको चलाने की ज़िम्मेदारी
आलम इस्लाम के लोगों की हो, ताकि वो बेहतर तौर के ऊपर इसको जो संभाल पाए। मिसबा आजम साहब, ये दूसरा वाक़या ऐसा, मैं पहला जो वाक़या इसी साल हज पे हुआ, जो क्रेन गिरी, जिसके नतीजे में कुछ कहा जा रहा है 150-200 के करीब लोग जो हैं शहीद हुए, अब ये दूसरा वाक़या है, किस तरह देखते हैं आप? मतलब ये तो एक आम सी चीज़ हो गई है, ये तो हर साल होता है ये चीज़ें सारी, और इसी तरह से होता रहेगा। और इंडिया में जैसे अली ने मिसाल दी कौम का मेला और इन सब, वहाँ तो ये एक्सेप्टेबल चीज़ें हो गई हैं, क्या वहाँ तो कहते हैं कि कुछ लोग तो मरेंगे स्टैम्पीड में या वो सब। तो मुझे लग रहा है कि ये सऊदी हुकूमत ने भी कुछ ऐसे ही सोच लिया है कि थोड़े बहुत 500-400 लोग अगर तो खैर है, हाँ तो मतलब खैर है कि थोड़े बहुत चले गए। मगर आप देखिए ना कि अब वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं ऊंची ऊंची हर तरफ, और मतलब उसको जगह को क्राउडेड किया जा रहा है, ये भी तो एक चीज़ है। और ये जो प्रोटोकॉल्स का जो मसला आ जाता है, जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल मतलब ये कह रहे हैं जो कह रहे हैं, मतलब चलिए ये तो खबर बता रहे हैं, अगर वो ना भी हो कोई और होगा, कोई और आ जाएगा वहाँ पे प्रोटोकॉल के लिए, उसको प्रोटोकॉल दी जाएगी। अब जो कॉन्सेप्ट है हज का, उसमें तो ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कि मगर मसला ये है कि आप प्रोटोकॉल्स देंगे कि बादशाह सलामत आ रहे हैं या सदर साहब आ रहे हैं या कोई और बड़े डिक्टेटर आ रहे हैं किसी और इस्लामी मुल्क के, और सारी की सारी आपकी फौज लगी हुई है, तो और ये कहना कि हाजियों का कसूर है यार, दिस इज नॉनसेंस, सॉरी टू से, दिस इज नॉनसेंस। कि वहाँ पर करोड़ों लोग, हज़ारों लाखों लोग हैं और सऊदी हुकूमत कह रही है कि वो हाजियों का कसूर है, कि सब ने हाजियों ने मिलकर कोई साजिश की है, इसका मतलब है इनके खिलाफ। कि भाई ठीक है, कसूर इस हद तक तो मैं मान सकता हूँ जो अली कह रहे हैं, कि मतलब वो पॉइंट तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि भाई एक दफ़ा एक चीज़ हुई, उन्हें यहाँ जाना था, इसके बजाय वो यहाँ चले गए, लेकिन यार एक भगदड़ में किसे पता चलता। सही बात। समझ साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ, ये मियां नवाज शरीफ का जो विजिट है और ये लंदन में मिले हैं, बल्कि मिसबा साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं समंदर साहब की तरफ आऊँगा कि आपको क्या लगता है कि अब एमकेएम के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई है, और अगर हुई है तो आपको लग रहा है कि अब एमकेएम के तरफ जो हाथ जो तंग हुआ था, अब लग रहा था कि तंग हो गया है, अब जो है ये एमकेएम की तरफ से जो जिस शिकंजे में उनको फंसा लिया वो रिलीज होगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि एमकेएम की तरफ हाथ जो है मजीद से मजीद तंग हुए चला जा रहा है, तो किस तरह देखते हैं आप? नहीं, आप एमक्यूएम मत कहिए, आप कहिए अल्ताफ हुसैन। अच्छा, हाँ, क्योंकि एमकेएम और अल्ताफ हुसैन अलग हैं? बिल्कुल अलग है। किस तरह? तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है, नहीं, तो आप उनकी पार्टी डिनाई करती है, तो आपने ऐसी बात कर दी। पार्टी करे डिनाई, लेकिन कोई भी पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है, वो लोग इलेक्शन जीतते हैं, वो इसलिए नहीं जीतते हैं कि आप जरदारी साहब अलग हैं, पीपल्स पार्टी अलग है। नहीं, मतलब यार वो तो लीडर हैं, मतलब उनका रिलेशन जरूर होता है, लेकिन बहरहाल अब अगर पार्टी का एक टॉप लीडर अगर वो किसी भी जुर्म में फंसेगा, तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि पूरी पार्टी के ऊपर अटैक हो रहा है, कि वो जाके सब्जवारी को या फारूक सत्तार, हमारी पूरी पार्टी पर अटैक हो रहा है। 90 पे जो अटैक हुआ है, 90 पे जो रेड हुई है, वो तो एमकेएम के पर रेड हुई है, अल्ताफ हुसैन में थोड़ी हुई है। नहीं, एमक्यूएम ही पर रेड हुई है, लेकिन यही तो सारी चीज़ है ना कि भाई अल्ताफ हुसैन जो है वो कंट्रोल करते हैं पार्टी को, लेकिन अगर वो हट जाते हैं, उनको सेपरेट कर दिया जाता है, तो ये सब नहीं होगा। ये भी तो कहा था कि अल्ताफ हुसैन सेपरेट कर देंगे तो पार्टी नहीं रहेगी। नहीं, अब कहने की बातें हैं, मतलब कहा जाता था भुट्टो नहीं होंगे तो पीपल्स पार्टी नहीं होगी, बेनज़ीर नहीं होंगी तो पीपल्स पार्टी नहीं होगी, मगर रहा सब कुछ रहा। अच्छा। कि मतलब ठीक है, पाकिस्तान में ये है कि शख्सी सियासत है, कि आप देख लीजिए कि मतलब मैं अपनी बात को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट भी यहाँ कर रहा हूँ, कि आप देखिए कि जब नवाज शरीफ बाहर थे 2002 के इलेक्शन में, तो कितनी कम सीटें जीती उन्होंने, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान आए नवाज शरीफ, तो ये भी कहा जाता है ना कि इसलिए सीटें जो है नहीं जीत सके कि वो जो है रिग्ड इलेक्शन थे, खैर वो तो सही बात है कि वो तो उसके अंदर और भी, लेकिन खैर चलिए छोड़िए, वो एक अलग बहस है कि कौन क्या है, लेकिन ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब पर तो शिकंजा सख्त हो रहा है, और आजकल फारूक सत्तार साहब वो दे रहे हैं, बहुत सारी अपीयरेंस हुई है उनकी, और उस पर टीवी पे विदाउट मिंसिंग वर्ड ही सेइंग कि एमक्यूएम जो है वो बिल्कुल डिनाई करेगी सबको, जो भी गलत है, जो भी चोर उचक्का है, जो भी टारगेट किलर है, हम इंक्लूडिंग अल्ताफ हुसैन साहब उन्होंने नहीं, अल्ताफ हुसैन को डायरेक्टली जाकर कत्लेआम तो नहीं करते ना, कि मतलब अब मसला ये है कि इशू ये तो नहीं है ना कि अल्ताफ हुसैन साहब कत्लेआम करते हैं और ये सब चीज़ें, मसला ये है कि भाई उनके इशारों पे जो लोग कर रहे हैं काम, तो उनको साइड लाइन कर रहे हैं। अब ये मेरा जो पर्सनल तज्जिया, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, ये मैंने किसी से सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, और आप दोनों हजरात डिनाई भी कर सकते हैं इसको,
डिसएग्री भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो कराची की जो फेलियर हुआ है, इनकी जो रैलीज वगैरह जो करना चाह रहे थे, जो हड़ताल जो करना चाह रहे थे, हाँ। वो मतलब यहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिशियंस थे एमक्यूएम के, उन्होंने मतलब आप ये कह रहे हैं एमक्यूएम ने ही उस हड़ताल को नाकाम बना दिया। हाँ, खुद उन्होंने उसको वो लेकिन इसका धक्का उनको पड़ा है बड़ा। लोग कह रहे हैं नहीं एमक्यूएम में तो का वो जोर नहीं रहा, वो जान नहीं रही और हड़ताल फेल हो गई। हाँ नहीं, मतलब हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, मतलब मैं तो एक आपको एक सिनेरियो, लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट सारी कहानी का ये कि उनकी जो अभी एक जो मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहते हैं फारूक सत्तार साहब ने, और कुछ सही उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान के इंसर्जेंट्स की तर्ज पर उनको भी एमनेस्टी दी जाए। किनको? जो एमक्यूएम के लोग जिन्हें पकड़ा गया है। कहाँ पकड़ा गया है? जो लोग पकड़े हुए हैं ना, जो रॉ से हाँ, जो कि डिफरेंट केसेस में। दूसरी चीज उन्होंने पहली दफा कॉन्फेस किया, एजाज हैदर साहब ने एक्चुअली इसको चीज को डिनाई किया। एजाज हैदर साहब कहते हैं कि उनके शो में एक एमक्यूएम के लीडर ने ये तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले ये कॉन्फेस किया था कि उनके कुछ लोग इंडिया गए थे, लेकिन ये वो गए थे अपने रिश्तेदारों के पास छुपने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ लोग शायद वो उसमें मिल गए हों, रॉ के साथ मिल गए हों। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने एमक्यूएम ने पूरी अपनी टॉप लेवल से इसे एक्सेप्ट किया। समझो सर, आप किस तरह देखते हैं ये जो हो रहा है पूरा एमक्यूएम के साथ, और जिसने मिसबा साहब ने तो एक नई बात की, ये हड़ताल उन्होंने खुद ही शायद जो है फेल करवा दी, और किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? जो भी हम सब लोग जो है कराची से ताल्लुक रखते हैं, तो मेरे ख्याल में हम जो है वो एक एमक्यूएम हम दो, ये मिसबा भाई कराची से, हाँ, लेकिन रहे ये भी कराची के अंदर 10 साल तो जो है एमक्यूएम हम बुनियादी तौर पे एमक्यूएम की हकीकत को हम देखते हैं और समझते हैं। एमक्यूएम की हकीकत को जिसको कि हम देखते हैं वो ये है कि एक जो है मुहाजिर कौम परस्ती है, यानी कि एक है मुहाजिर सेंटिमेंट जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें जो है लोग फर्जंद ज़मीन नहीं समझते, हमें जो है वो मुस्तकिल हमारे साथ तासुब होता है, हम मेरिट की बुनियाद के ऊपर आगे आना चाहते हैं, हमें कोटा सिस्टम पे धकेला जाता है, चुनांचे हमारे जो है ना वो हमें एक ऐसी चाहिए सियासी जमात चाहिए, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना ये एमक्यूएम आगे बढ़ी। मगर इस एमक्यूएम के अंदर जो है वो एक ख़राबी बहुत पहले से चली आ रही है, और वो है बुनियादी तौर के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन, और अल्ताफ़ हुसैन का ताल्लुक़ एक जो है ऐसे गुरोह से जो कि बुनियादी तौर के ऊपर जराइम पेशा जो है वो लोग हैं, जो कि जिनकी वजह से जो मिडिल लीडरशिप है अल्ताफ़ हुसैन के नीचे वो डरी रहती है। वो उसका जो होल्ड है सारा, एक आदमी अगर लंदन में बैठा है आपके उसका क्या असर है? उसका असर जो है ये है कि दीवारों पे जो लोग लिखते हैं कि जो मतलब नहीं चाहिए, जो हमें रहनुमा जो है वो चाहिए, और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन वगैरह बस अल्ताफ़ ये जो लिखते हैं। तो अब जो कराची ऑपरेशन हुआ है, इसका एक मकसद ये भी था कि ये जो कंट्रोल बाहर से है इसको अगर यहाँ पर इसका जो जराइम पेशा अनासिर हैं एमक्यूएम के अंदर, इनका सफाया किया जाए तो उससे अल्ताफ़ की गिरफ्त जो है वो कमजोर पड़ेगी। अच्छा सही, लेकिन इसमें अब ये है कि आप सही कह रहे हैं, इस सारी चीजें वॉल चौकी हुई होती है कि जो कायद का गद्दार है और मौत का गद्दार है, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन एमक्यूएम एज ए पार्टी अगर अल्ताफ़ हुसैन को आप माइनस कर दें तो भाई लोगों को कहना है कि पार्टी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। फिर नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो पार्टी एक आम पार्टी बनेगी जो कि एक बुनियादी तौर पे ज्यादा मेरा ख्याल में एक जमहूरी पार्टी होगी कि वो एक समझेगी कि हम जो है नुमाइंदगी करते हैं इन लोगों की जिनको एक एहसास महरूमी है, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो सियासत करें। तो आप दोनों हजरात की बातों से मैं अक्स कर सकता हूँ कि आप दोनों कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन शुड गो। नहीं जो है वो मैं तो हम तो कब से कर रहे हैं, तो पार्टी डिसाइड करेगी। हाँ, हम जो है लेकिन आप ये कह रहे हैं पार्टी के लिए बेहतर ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो, हम ये नहीं कह रहे बेहतर और ना वो बगैर हमारा कुछ ख्याल से मैंने भी ये बात नहीं कही कि वो बेहतर है। हम तो देख रहे हैं कि ये हो रहा है, खेल ये हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन अलग किया जा रहा है। बुनियादी तौर के ऊपर आर्मी के जो है ना ये ख्वाहिश है कि उसके अंदर से जराइम पेशा लोग निकल के एक आम जो है ना वो पार्टी बन जाए। अगर वो नाकाम होती है अपना यौम सो के अंदर तो नाकाम होती है, हम क्या करें, मतलब वो नहीं है कि कोई आया सुबह उसने आगे फायरिंग की और उसके बाद जो है वो कामयाब हो गई हड़ताल, कुछ उस तरह का खेल जो है सारा बंद हो जाए, वो सारा खेल बंद हो जाए, कराची में अमन आए बेसिकली। और ये बात सच अमन तो आ रहा है, लोग कह रहे हैं कराची
के हालात बेहतर हुए हैं, टारगेट किलिंग और दीगर चीजें होता रहता है, लेकिन अभी भी 4 लोग मरे हैं, 4 लोग, हाँ, टारगेट किलिंग खत्म नहीं हुई है अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है, चल रही है, जिसका विक्टिम जो है रशीद गुडेल साहब, जिनका खुद ताल्लुक जो है एमकेएम से था, वो भी बने। तो चीजें तो चल रही हैं। उसके बाद जो है एक लॉयर जो है, वकील का भी जो है कत्ल हुआ है, वो भी एमकेएम से ताल्लुक रखते थे। खैर चीजें चल रही हैं। तो मियां नवाज शरीफ की तरफ आ जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क आए हुए यूएन की जो कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए। क्या अब आप क्या समझते हैं कि यूएन में मोदी साहब भी आए हुए हैं, मियां नवाज शरीफ भी आए हुए हैं, हर साल आते हैं, क्या देखते हैं आप, इससे कुछ नताइज निकलेंगे मियां नवाज शरीफ के आने से? क्या उनका एजेंडा है, क्या देखते हैं मिसबा साहब? यार सबसे पहले मोदी साहब तो तकरीर नहीं करेंगे, वो तो सुषमा स्वराज करेंगी तकरीर उनकी जगह पर। क्यों नहीं करेंगे? बस उन्होंने कहा कि वो नहीं करेंगे, वो करेंगी तकरीर। अच्छा, ये है कि एक ये आइडिया था कि इंडिया जो है वो आई से है, पाकिस्तान जो है पी से है, तो पहले इंडिया होगा फिर पाकिस्तान आएगा, तो अगर सुषमा स्वराज कुछ कहेंगी तो पाकिस्तान आके उसे रिबटल कर देगा, फिर मोदी साहब को रिबट करना होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऐसे नहीं होता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। अच्छा। ये हो सकता है इंडिया पहले करे, हो सकता है इंडिया बाद में करे, तो इसका तो एक तो ये बात है। तो आपने जो दूसरा सवाल किया कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यार अभी फौरी तौर पे तो कोई ब्रेक थ्रू होने नहीं जा रहा, अभी तो कोई ब्रेक थ्रू, मतलब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होने जा रहे? नहीं, अभी ये तो हो सकता है। देखिए मोदी साहब थोड़ा सा एक स्टेप लेते हैं आगे, फिर पीछे हट जाते हैं। अच्छा। वो चाहते हैं कि इस चीज़ को हाथ से भी ना निकालें और इस चीज़ को मतलब उस लेवल पे भी ना पहुंचाएं कि ये तो हो सकता है ऐसी कोई छोटी सी उनकी मीटिंग हो जाए जहाँ पे वो खड़े होके हाथ हो सकता है कोई चाय कॉफी पी लें, चाय पराठा खा लें, नाश्ता वास्ता हो जाए, कोई जो है पूरियां शुरियां हो जाए। लेकिन ये है ना कि नवाज शरीफ साहब शुरू में बहुत वो थे उस पर, मतलब बहुत ज़्यादा कीन थे कि ये हो, लेकिन ही इज़ गिविंग अप टू। और ओवरऑल नवाज शरीफ साहब अब मुझे लगता है कि वो फिर एक तरह से बहुत डिप्रेस दिखते हैं, हर वक्त बहुत ही बोर से दिखते हैं कि जैसे बेजार दिखते हैं मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ बेजार हुए हैं हर चीज से। मैं क्यों हूं, मैं किस लिए वज़ीर-ए-आज़म बन गया? वो जो कुछ करना चाह रहे उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जब इंडिया से वो किया, उधर इंडिया ने नहीं वो किया, इधर हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को लगा दिया उनके पीछे। लेकिन राहिल शरीफ साहब मुझे बेजार नजर नहीं आते। नहीं तो राहिल शरीफ साहब का तो दौर है ना, ये राहिल शरीफ साहब का तो दौर है ना। अभी कैसी बात कर रहे हैं भाई अभी आप कराची दौर है, इसमें राहिल शरीफ साहब की बात कर रहे थे, अवाम क्या देखती है, हम कराची की बात कर रहे थे ना। स्टैटिस्टिक्स देखिए 2013 में वहाँ डकैती की 29 वो हुई टोटल बैंक रॉबरीज की, 2014 में 19, 2015 में अभी तक 2 सिर्फ। फिर क्या ये जो हालात बेहतर हो रहे हैं तो आगे कहते हैं, लेकिन इसका क्रेडिट तो फिर मियां नवाज शरीफ को ही मिलना चाहिए ना, कि हुकूमत में तो वो है। नहीं, लेकिन अब ये है कि ये हम कैसे कह देते हैं कि जी वो जो है आप जो है फौज को क्रेडिट दे रहे हैं? एजाज हैदर ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है न्यूज़ वीक में, मैंने अपने पिछले आर्टिकल में उन्हें कोट भी किया है। अच्छा। उन्होंने ये लिखा है कि देयर आर 3 थिंग्स आर्मी इज डूइंग, कि देखिए वो ये कर रहे हैं कि गो देयर वेयर नोबडी कैन गो। अच्छा, ठीक है। क्या वजीरिस्तान और ये इनके ऊपर। फिर दूसरा ये है कि एक है कि शायद मीडिया को आप वो करें, मीडिया के थ्रू अपनी वो करें, और एक और भी है तीसरा, वो आप देखिएगा न्यूज़ वीक में, मेरे जहन में नहीं रहा पूरा। तो मतलब ये है ना कि आप देखिए इम्प्रेशन क्या है कि हर काम आर्मी कर रही है। मुझे जरा बताएं मियां नवाज शरीफ का यूएन में आना, इसके हवाले से आप क्या कोई इम्पैक्ट आपको लगता है? कुछ देंगे आप तो ये कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो इस हद तक स्टेटस को बाकी रहेगा। नरेंद्र मोदी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर और मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कोई चेंज नहीं आएगी? नहीं, कोई चेंज नहीं आएगी। उनका ये है, मुझे जो लगता है, मेरा जो पर्सनल व्यू था, मैं तो कह रहा था कि नो रीजन टू कम नाउ। मियां नवाज शरीफ को कोई रीजन नहीं थी अभी आने की, वो ना भी आते, उनको सरताज अजीज को भेज सकते थे, वो तकरीर कर लेते। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये है आपका अक्टूबर के एंड में प्रॉबेबली उनकी स्टेट विजिट है यहाँ पर नवाज शरीफ साहब, ठीक है, तो वो उसमें आते, उसमें अपना पूरा एम्फेसिस लगाते। समझता हूं, आपकी तरफ आता हूं कि मियां नवाज शरीफ का आना और नरेंद्र मोदी साहब
दोनों आए हुए हैं, इनका कहना है ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, और एन मुमकिन है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं और मियां नवाज शरीफ साहब, वो यकीनन ये भी चाहेंगे कि भाई हमारे दौरे हुकूमत के अंदर हम कोई लेगेसी, कोई तारीख रकम करके चले जाएं, और जो है कोई पाकिस्तान हिंदुस्तान के हवाले से जो है कोई पेशरफ्त हो जाए, कोई हम ऐसी चीज़ कर जाएं कि दोस्ती हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें और बर्रे सगीर के अंदर इंडो पाक का जो पूरा रीजन है वहाँ पर जो है इस्तेकाम आए। अच्छा देखें, ये जो मोदी हैं, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ, इन दोनों के यहाँ पर आने में उनके बिल्कुल मुख्तलिफ एजेंडा हैं। मोदी का जो है वो एजेंडा बिल्कुल एक मुआशी है, वो चाहते हैं कि जो है वो इकोनॉमिक जो है तौर के ऊपर वो तरक्की हो, यहाँ के जो लोग हैं जो कि बुनियादी तौर के ऊपर NRI हैं, उनके साथ जो है उनको वो उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़े और ये चीज़ें बढ़ें। जो नवाज शरीफ हैं उनमें आपको बेजारी इसलिए नज़र आती है क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ पर अपना पैगाम लेके नहीं आए हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी फ़ौज का पैगाम लेके वो आना चाहते हैं, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर कश्मीर के तनाज़े को सबसे आगे देखता है कि ये सबसे बड़ा मसला है कि जिसके हल किए बगैर जो है ना कोई बात नहीं बनेगी। और अभी शुरू ही नहीं हुई थी कि बान की मोहन का ये बयान आ गया कि आप दोनों मिल के बैठ के जो है ना अपने बाइनी जो तनाज़ात हैं उनको आप जो है वो निपटाएं। तो इसका मतलब ये है कि वो लाख जो है वो UN से वो अपील करें, कुछ कहें, वो जो है वो, और क्योंकि लेकिन बान की मोहन साहब आपको UN के हेड नहीं है, वो जो है ठीक है, लेकिन जो है वो कहने की बात ये है कि जो है वो यानी कि UN में अगर कोई वो पैगाम लेके आना चाह रहे थे ये नवाज शरीफ ये, तो उसका कोई इम्कान नजर नहीं आता। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान के पास क्या कमज़ोरी है कि वो पाकिस्तान से जो है बात करे कश्मीर के मौजूद, क्योंकि इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला जो है ना वो एक तरफ आपकी इस्टेब्लिशमेंट है जिसका ये ख्याल है कि नहीं पहले ये जनाब साहब जो है मसला हल हो, उसके बाद फिर आप जो है ना वो सारी चीज़ें खुलेंगी जो है चीज़ें इस तरीके बात बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो जो है जबकि शुरू में उनका नवाज शरीफ का ही नहीं था और बहुत सारे लोग हैं जिनका ख्याल है कि नहीं भाई जो है तनाज़ात अपनी जगह के ऊपर रहें, लेकिन जो है ट्रेड खुल जाए, जो है ना वो ये हो जाए। तो इस वक्त जो है वो आपको यही कशमकश नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान के अपने अंदर जो है जमहूरियत और फौज के दरमियान है। तो आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के पास और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई लेवरेज नहीं है उनके पास हिंदुस्तान से कश्मीर के ऊपर नेगोशिएशन करने का इस वक्त कुछ भी जो है ऐसा जो है नहीं, और यही चीज और व्हाई शुड नरेंद्र मोदी साहब ने व्हाई शुड ही डिस्कस कश्मीर विद मियां नवाज शरीफ, और उनको क्यों करेगा पाकिस्तान को, और मैं हमेशा इस चीज को हमेशा आर्ग्यू करता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को स्टेक्स दे अपने कंट्री में, रास्ता दे उनको अफगानिस्तान के लिए, ताकि वो चाबहार से ना आए, ताकि एक दफा उनकी जो उनको डिपेंडेंस देंगे। क्योंकि फिर देखिए अब ये जो कहा जाता है कि वो हिंदू वो एजेंडा ला रहे हैं, अगर उनके जो ताजिर हजरात हैं उनका स्टेक पाकिस्तान में हो जाए तब देखते हैं कि वो कैसे हिंदू एजेंडा लाते हैं। कोई हिंदू एजेंडा नहीं, सब कोई हिंदू एजेंडा है, सारा पैसे का खेल है, सारा और इसी चीज को एग्जैक्टली और नरेंद्र मोदी साहब को तो लगता है तरजीह नंबर 1 उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि वो यहाँ पर आके हाईटेक और यहाँ के जो बड़े-बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं, बिजनेस लीडर्स जो हैं उनसे मुलाकात करें और उनके बाद पेश करने को है कि भाई इंडिया में हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। बिल्कुल, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद इस टॉपिक डिस्कस करते हैं। ऑडियंस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऑडियंस वेलकम बैक। जो डिस्कशन हो रही थी मियां नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से कि इंडिया पाकिस्तान में इस्तेकाम कब आएगा, हम तो कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर दोनों ममालिक के हालात अच्छे हों, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे से मिलें, इधर ट्रैवल करें, एक दूसरे को जाने समझें। और इस पर कोई शक नहीं है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जब बाहर होते हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बनते हैं। तो वापस इसी पे आते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उनकी कोट नहीं फंसी हुई कि वो मियां नवाज शरीफ साहब एक बैठे कश्मीर डिस्कस करें। क्या ये बातें जो हम सोच रहे हैं, ये जो आप सोच रहे हैं, क्या ये बातें आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की समझ में नहीं आई समझता साहब? नहीं, अभी तो जो है हमने ये देखा है कि राहिल शरीफ साहब का ये बयान है कि भाई सरहद के ऊपर बहुत ही संगीन सूरत हाल जो है वो हो रही है और मुस्तकिल जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेज़। तो अब ये नहीं कह सकते कि वो किस तरीके से इसको देखते हैं, लेकिन अब एक तरीके से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि भाई अगर जो है वो इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके हो जाएंगे तो फिर फ़ौज का क्या काम रह गया।
तो हिंदुस्तान की फौज भी यही सोचे फिर? नहीं, हिंदुस्तान की फौज के लिए तो चीन भी है, तो उनके और भी तो मसाइल हैं ना ये, लेकिन अच्छा। आपके पास तो ऐसे मसाइल जो है वो नहीं है। मिसबा साहब, हाँ मतलब ये एक बहुत वैसी चीज़ है जो कही जाती है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा वेट नहीं देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेट है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वो तो नहीं है, न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब स्टेट है, हाँ। दैट्स ट्रू, राइट। तो वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि बहुत छोटी सी आर्मी हो, कोई भी घुस जाए और आकर आपकी चीज़ें उठा के भाग जाए, यू नो। तो आर्मी की जो वैल्यू है वो तो अब कम कभी नहीं होगी। जब आपने 1999 में न्यूक्लियर वो किया था, 98 में, उसके बाद अब आर्मी की वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन आई एग्री विद हिम कि मिलिट्री में ये सोच है, और आप बात कि हम जॉबलेस हो जाएंगे। ये नहीं, जॉबलेस नहीं हो जाएंगे, वो कम हो जाएगी ना आपकी एक वैल्यू कम हो जाएगी, इंपॉर्टेंस कम होने का। इस पे फिर आने वाले दिनों में बात करेंगे। NA-122 जहां पर इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं, अलीम खान साहब और मियां नवाज शरीफ के उम्मीदवार साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब वापस से दूसरे के सामने हैं। वापस से तो नहीं, लेकिन पहली दफा दूसरे के सामने। लेकिन कहा जाता है कि ये सीट अगर इमरान खान साहब की पार्टी जीत गई, PTI जीत गई, तो काफ़ी उनका जो मौक़िफ़ है उस पर काफ़ी वज़न आ जाएगा, कि उनका जो मौक़िफ़ है, धांधली हुई है और ये ज़बरदस्ती जो है धांधली करके मियां नवाज शरीफ जीते, इसमें एक बहुत बड़ा वज़न आ जाएगा। किस तरह देखते हैं सीट? और उसके बाद फिर जहांगीर तरीन साहब की भी सीट है, अगर जहांगीर तरीन साहब जीत गए तो उस सीट तो फिर तो मज़ीद वज़न आ जाएगा। किस तरह की मिसबा साहब? नहीं, मैं नहीं समझता कि उसमें धांधली का, इसमें धांधली से क्या हो यार। अब इतना टाइम, 2 साल गुजर गए, अब ये इनकम्बेंट हैं, उसका इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है। फिर आपके पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पर जो हुकूमत है उससे कभी लोग खुश नहीं होते। तो ये कहना कि अगर वो जीत गए इसका मतलब है कि धांधली हुई थी, यार ये तो एक बड़ा PTI सोच है जिसे आप कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई नहीं, आप नहीं हुए, मैं सोच को कह रहा हूँ ना कि ये तो PTI की सोच है कि यार इसका मतलब है ये। यार आपने पूरा महीनों आपने एक जुडिशियल कमीशन बना के बिठा दिया, उसने कह दिया कि नहीं हुई। इसके भी जो फैसले आए हैं हिस्ट्री में जो जाएंगे, ये इमरान खान की शिकस्त हुई है ये सारी जगहों पे। इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा था कि भाई वहाँ पे इलेक्शन का निज़ाम ख़राब है। उन्होंने तो कहा था कि भाई बिल्कुल धांधली की गई है, नजम सेठी मिले हुए थे और सब कि इन्होंने सादिक के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगाए थे कि उन्होंने ये करवाया वो करवाया, वो तो सब गलत साबित हो गया। तो अगर देखा जाए, ये तो यार हमारा मीडिया जो है वो तो बैठा हुआ है ना कि हर वक्त इमरान खान की सपोर्ट करने क्यों कर रहा है मीडिया? यार पीछे से उनको पता मिल रहा है, उनको सिग्नल मिलता है यार। किससे मिलता है सिग्नल? यार हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के पीछे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है? यार देखिए, अगर नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं 2018 में, अगर आप सिचुएशन देखिए, इमरान खान अगर अपनी एक्सपोज होते जाते हैं अपनी हर चीज़ में, 2018 में कौन जीतेगा? 5 साल में एक बार, 5 साल के लिए एक बार वापस जी सकते हैं अगर पावर क्राइसिस कंट्रोल कर लिया। मिलिट्री में, और ये कोई मिलिट्री वाले ने मुझे नहीं बताई, बहुत इंडिपेंडेंट लोगों ने बताया, मेरी और आपकी बात भी हुई है, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ मुखैर हजरात का, कि ये है कि मिलिट्री में ये एक सोच है। नवाज शरीफ को ये लोग पसंद नहीं करते हैं, ये जैसे जरदारी को भी पसंद नहीं करते हैं और मिलिट्री की सोच है। तो जरदारी का क्या असर हुआ तो देखिए, तो जरदारी के साथ क्या अच्छा, यही तो सारा मसला है कि उनको एक चाहिए कि अब अगर इमरान खान थोड़े से समझदार होते तो बजाय इन लोगों के कंधों पे बैठकर आने के वो अपनी सियासत खुद करते। और आज अगर ये धरना नहीं करते तो मुझे तो लगता है मिड टर्म हो ही जाते। नवाज शरीफ साहब शुरू में इतने बोर थे वज़ीर आज़म बनने के बाद, ना तो पार्लियामेंट जा रहे हैं ना कुछ, उनके वो जरा टोटली गायब, अब वो चौकन्ना हो गए कि अब जाहिर है वो चौकन्ना हो गए, उन्हें एक बूस्ट मिल गया। समंदर साहब की बात शोर है नहीं, मतलब ये जो है ना कि चौकन्ना हो गए, इसमें भी जैसे पिछली दफ़ा नजीब हारून साहब हमारे साथ शो में थे, इसके अंदर भी वो सारे जो PTI के हैं हमदर्द, वो एक तरीके से खराज तहसीन इमरान खान को पहुंचाते हैं कि इमरान खान ने ये सारी बातें कहीं, कौम को ये बताया कि देखिए करप्शन बेदारी की उन्होंने की, इस वजह से ये जो है जल्दी से चौकन्ना हो गए, वरना तो ये पुराना अंदाज तब्दीली लोगों को बेदार कर दिया उन्होंने। मैं तो आपका कहना ही है बुनियादी तो ये जो बात हो रही है ना कि ये तो अगर मतलब सही बात है, तो उसमें दूसरी बात ये कि आप इस इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर मुझे ये ख्याल होता है कि जो एक ख्याल था PTI के बारे में कि इनके जो लोग होंगे
वो उस तरह के लोग होंगे जो कि मिडिल क्लास से एकदम से जो है कोई भी आदमी ऐसा होगा नहीं हुआ। जो कि ऐसा नहीं हुआ। हम बुनियादी तौर के ऊपर वही चीज़ देख रहे हैं कि जो लोग जिनके पास पैसा है, जो कि हिला सकते हैं चीज़ों को अपने पैसे की बुनियाद के ऊपर, जैसे अलीम खान साहब हैं। अब इससे कतई नज़र है कि उनके पास जो है वो पैसा कैसे आया, क्योंकि इमरान खान साहब का तो ये कहना है कि वो बिल्कुल साफ़ आदमी हैं और वो जो है उन्होंने खड़े होकर भी ऐलान किया है कि मेरे ऊपर कोई अगर इस तरह साबित कर दे अलीम खान, वो तो साबित तो जरदारी साहब पे भी नहीं हो सका, मीर हाँ, राशिद साहब पे भी नहीं हो सका, किसी पे साबित नहीं हो सका। लेकिन उससे कतई करप्शन नज़र के सारे इल्जामात मेरा किस पे साबित हुए हैं मुझे बताएं। हाँ, बिल्कुल सही। जो है मेरा ये ख्याल है कि जो है वो राय थोड़ी सी लोगों की तब्दील हो रही है कि ये उस तरह की तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, ये भी वही पार्टी है जो स्टेटस देखती को पार्टी है कि जनाब साहब देखते हैं कि किसके पास कॉम्प्रोमाइज कर हाँ, वो जो कहते हैं ना, तेरा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टामी, कि यार जब आप करें तो वो अच्छा पीटीआई वाले मतलब ये इमरान खान के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं हाँ, ये फॉर्मूला। हाँ, कि भाई उनकी जो पार्टी वाले इसी अच्छा, तरह से हाँ। अच्छा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो पीटीआई के जो हजरात हैं, जो मतलब उनके बड़े गंगो सपोर्टर्स हैं, हाँ। उनके जहन में शायद ये कहीं से बिठा दिया गया है कि सियासत का इब्तिदा उस वक्त हुई है जब 24/7 टीवी चैनल्स आए हैं। उससे पहले मुल्क में कोई सियासत नहीं हो रही। यार भुट्टो के ज़माने में भुट्टो ने हाँ कि यार उसने पूरा एक रिवॉल्ट कर दिया, यानी सोच बदल दी कि अब ये कहना कि इमरान खान ने सडनली वो दे दी, एक आपको होप दे दिया। क्या होप दे दिया आपने? धरना किया, धरना आपने इसलिए किया कि आपको पीछे से किसी ने पुश किया था। अब ये सवाल मैंने और अली ने तो बहुत उनसे कोशिश की पूछने की और कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो जवाब अलीम खान के ऊपर भी उन्होंने मतलब उन्होंने क्या अलीम खान के लिए क्या कहा उन्होंने कि हाँ अगर वो खराब हुए तो अवाम रिजेक्ट कर देगी, नहीं तो फिर तो यार फिर नवाज शरीफ और जरदारी सब ठीक, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, इलेक्ट कर दिया। तो ये तो कोई जवाब नहीं है। तो ये तो ठीक है। दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया ऑडियंस, आपने गुफ्तगू सुनी दोनों हजरात की। सऊदी अरब में जो वाक़या हुआ उसकी अगेन बहुत अफसोसनाक, और उम्मीद करते हैं आने वाले जो शो है उसमें कोई इस तरह की सानियात ना हो, किसी भी तरह की कोई भी दहशतगर्दी का सानिया ना हो। आपने मुख्तलिफ दोनों हजरात की मुख्तलिफ आरा थी, वो आपने सुनी। कोशिश ये करते हैं कि जो जितनी भी आप जो चीज़ें हैं हम उसको जितना फेयर होगी कवर कर सकें, कवर करें। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात जब आती है क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से, हम कोशिश करते हैं जितना हम जो है अनबायस्ड होकर एक फेयर व्यू दे सकते हैं दोनों ममालिक के हालात के हवाले से, वो हम दें। इसके साथ ही फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए, फराज दरवेश को और हमारी पूरी टीम को। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फराज दरवेश को देखते रहिए व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज।